सो एक्सएसएस के अंदर आप लोगों ने बेसिक इसका पता है आप लोगों को। आप जावास्क्रिप्ट के मैलिशियस कोड को अपलोड करते हैं सर्वर साइड पे, और सर्वर उसको बिना चेक करे अगर वापस से क्लाइंट को भेजता है या किसी और क्लाइंट को सेंड करता है, तो वो एक्सएसएस का जो मैलिशियस पेलोड आपने जावास्क्रिप्ट का प्रोवाइड किया होगा, वो मैलिशियस पेलोड उस क्लाइंट के स्क्रीन पर शो हो जाएगा, विजिबल होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट की जो लैंग्वेज है वो कौन रीड कर सकता है? सिर्फ आपका ब्राउजर। हमारे जो ब्राउजर्स होते हैं उनके पास कैपेबिलिटीज होती है कि वो जावास्क्रिप्ट के कोड को रीड कर सकें। और तो अटैकर इसमें क्या करेगा? अटैकर ऐसा कुछ मेलिशियस फाइल भेजेगा या ऐसा कुछ मेलिशियस कंटेंट भेजेगा किसी सर्वर पे, और सर्वर अगर उसको बिना चेक करे विक्टिम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो मतलब वो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी कहलाएगी। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के मेलिशियस पेलोड्स को आपको यहाँ पर सेंड करना होता है, और पहले आप सर्वर की तरफ भेजते हो, खुद उसको चेक करते हो कि क्या मेरे पास आ रहा है। उसके बाद फिर आप वही चीज़ विक्टिम को भेजते हो ताकि विक्टिम उससे टारगेट हो और आपके मेलिशियस पेलोड उसके सर्वर पे, उसके ब्राउजर पे जाके एग्जीक्यूट करे। तो उस वल्नरेबिलिटी को क्या बोला जाता है? एक्सएसएस, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। अब एक्सएसएस को परफॉर्म करने के लिए आपके पास ऐसे कुछ फंक्शंस आपको दिए जाते हैं, जैसे कि अलर्ट फंक्शन हो गया, या फिर आपके पास कंफर्म फंक्शन हो गया, प्रिंट फंक्शन हो गया। इस तरीके के कुछ फंक्शंस दिए जाते हैं आपको, जो कंफर्म करते हैं या आपको बताते हैं कि वो वेबसाइट या उस पर्टिकुलर वेबसाइट का पैरामीटर वल्नरेबल है या नहीं। ठीक है। कहीं कहीं अलर्ट वर्क नहीं करता तो आपको कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हो? आप प्रिंट फंक्शन यूज कर सकते हो। प्रिंट नहीं वर्क कर रहा तो प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हो, कंफर्म यूज कर सकते हो। ऐसे कुछ फंक्शंस हैं जो आपको अलग अलग तरीके का रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेंगे, बट हाँ, सारे यही कंफर्म करेंगे कि आपकी वेबसाइट वल्नरेबल है या नहीं है एक्सएसएस वल्नरेबिलिटी से। अब एक्सएसएस के टाइप्स होते हैं कुछ, तो आप लोगों को पहले भी पता थे, सीएच में बताए थे मैंने आप लोगों को। रिफ्लेक्टेड, स्टोर्ड एंड डॉम। रिफ्लेक्टेड और स्टोर्ड ये बहुत सिंपल है समझना इनको। रिफ्लेक्टेड क्या होता है? नॉन परसिस्टेंट। मतलब आपने इस तरीके का यूआरएल किसी को भेजा जिसमें एंड में मेलिशियस कोड लिखा हुआ था कुछ जावास्क्रिप्ट का, और वो उसके ब्राउजर पे जाके रिफ्लेक्ट कर गया। जो विक्टिम था आपका उसके ब्राउजर पे जाके रिफ्लेक्ट कर गया। तो वो होती है रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, जो कि नॉन परसिस्टेंट होता है। नॉन परसिस्टेंट का मतलब कि वो सर्वर पे सेव नहीं होता 100। ऐसा नहीं कि हर बार जब मतलब कहीं कोई किसी पेज पे क्लिक कर रहा है, किसी लिंक पे क्लिक कर रहा है तो हर बार ये हो। ये परसिस्टेंट नहीं है। परसिस्टेंट एक्सेसेस वो होते हैं जो 100% सेव हो जाते हैं सर्वर साइड पे जाके। तो वो किस कैटेगरी में आता है? स्टोर्ड। स्टोर्ड होते हैं आपके परसिस्टेंट एक्सेसेस। मतलब एक बार आपने जो भी कंटेंट डाला, कोई भी मैलिशियस पेलोड दिया, वो डेटाबेस में जाके, सर्वर साइड में जो डेटाबेस है वहां पे जाके सेव हो जाएगा। इसके बाद कोई भी यूजर उस वेबसाइट पे विजिट करेगा तो उसको वो पर्टिकुलर पेलोड उसके सामने एग्जीक्यूट होगा। जैसे आपने किसी कमेंट में आपने जावास्क्रिप्ट का कोड डाल दिया, अब उस कमेंट को कोई और भी एक्सेस करेगा। जितने लोग उस ब्लॉग को रीड कर रहे हैं या इमेज को देख रहे हैं, जिस भी चीज़ पे आपने कमेंट डाला हुआ है, वो कमेंट 100% सेव हो चुका है सर्वर पे जाके, और जैसे ही कोई यूजर उसको विजिट करेगा तो उसके सामने उसका रिफ्लेक्शन दिखाया जाएगा। ठीक है। तो वो किस कैटेगरी का एग्जांपल है? स्टोर्ड एक्सेसेस। फिर तो आता है जो भी उस कमेंट को रीड करेगा उसका एक्सेस उससे मिल जाएगा। एक्सेस नहीं, उसके साथ कुछ भी मैलिशियस हो सकता है जो भी उस जावास्क्रिप्ट कोड में डाल रखा होगा आपने। आपके पास उस यूजर की कुकीज आ सकती हैं, उस यूजर के कोई स्टोर्ड पासवर्ड्स होंगे वो आ सकते हैं, उसने जो ब्राउजर पे सेव करके रखे होंगे, या फिर उसके अगेंस्ट आप उसको रीडायरेक्ट कर सकते हो किसी और वेबसाइट पे। ऐसे अलग अलग इम्पैक्ट होता है एक्सेस वल्नरेबिलिटी का, जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। फिर आता है डाउन बेस, जो कि थोड़ा टफ होता है समझना, लेकिन अगर इसको समझ लो तो बहुत सिंपल है। होता क्या है? यहाँ पर आपका जो कोड है वो सर्वर साइड जाता ही नहीं है। हर एक ब्राउजर जो सर्वर होता है वो ब्राउजर की तरफ एक डॉम सेंड करता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का काम होता है थोड़ा जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का प्रोसीजर है उसको फास्ट करना। तो आपको जो डॉम मिलता है वो डॉम आपके ब्राउजर पर आके सेव हो जाता है। वो सर्वर साइड से बार बार इंटरेक्ट नहीं करता है। जैसे आप लोगों को याद होगा, जब आप लोग अपलोड वल्नरेबिलिटीज वाली लैब कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जब तक आप किसी वेबसाइट को दोबारा से फ्रेश रिफ्रेश नहीं करते हैं तब तक वो कुछ चीजें दोबारा नहीं मांगता सर्वर साइड से। तो वो क्यों नहीं मांगता? वो किसका पार्ट होता है? डॉम का। तो डॉम के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डॉम के अंदर जो कोड होता है, वो बार बार सर्वर से इंटरेक्ट नहीं करता। वो क्लाइंट साइड पर ही एग्जीक्यूट होके आपको आउटपुट शो करता है। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको बता रखी है कि यहाँ पर डॉम बेस्ड एक्सेस वो होता है जहाँ पर आपका जो पेलोड है वो सर्वर साइड जाता ही नहीं है, उसको क्लाइंट साइड में ही एग्जीक्यूट करा दिया जाता है किसी डॉम के अंदर। डॉम आपका कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल हो सकती है,
जिसके अंदर आपका दिया हुआ कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो वो होता है डॉम बेस्ड एक्सेसेस। तो यहाँ पर आप सभी को प्रॉपरली समझोगे, डॉम को भी, रिस्टोर्ड को भी, रिफ्लेक्टेड को भी, हम सभी पे वर्क करेंगे, सारी चीज़ हम लोग परफॉर्म करके देखेंगे इनकी। बट इससे पहले आप लोगों को एक वल्नरेबल मशीन डाउनलोड कर लो आप लोग, जिसपे एक्सएसएस के थोड़े लैब्स आपको, बेसिकली पोर्ट सुगर में ये नहीं बताया गया आपको कि बनाना कैसे अपने पेलोड आप लोगों को। तो वो पेलोड्स बनाना आप लोगों को मैं उस लैब के थ्रू समझाऊंगा। तो आप लोग एक मशीन डाउनलोड कर लो, उसका आईएसओ मिल जाएगा आपको। मशीन का नाम है वेब फॉर पेन टेस्टर। इसी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, pentesterlab.com पे के अंदर वेब फॉर पेन टेस्टर। जमा कर सकते विंडो जो आपका वो है ना, VMware या वर्चुअल बॉक्स जो भी आप चला रहे हो, उसमें एक आईएसओ इमेज को लोड कर लो, आईएसओ इमेज आएगी इसकी अभी। 100, 200 MB तक का होगा कुछ फाइल। इसी में वहीं पे। ये डाउनलोड का आगे मेरे को ऑप्शन हो रहा है डाउनलोड मिले। ये इस लिंक पे क्लिक कर लीजिए आप लोग। मेन वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे डाउनलोड लिखा आ रहा होगा। उसके नीचे अटैचमेंट फाइल है, 172 MB का है, इसको क्लिक करके डाउनलोड हो जाएगा। बताइए क्या कह रहे हो। हो गया डाउनलोड, स्टार्ट हो गया। हेलो सर। Yes, बताइए। सर आईएसओ आ रहा है ना सेम ही ऊपर। होगा ना सर विंडो आईएसओ, मैक के लिए? हाँ इस पे क्लिक हियर करो। हाँ केविन, क्या नाम है बताइए। इसके लिए विंडोज के लिए मैक के लिए सेम ही है ना, यही डाउनलोड कर लूँ कि इसके लिए अलग हाँ से? आईएसओ इमेज है आपको, अब आईएसओ इमेज आपको मैक पे करना है तो मैक पे भी आपको सेटअप वैसे ही करना पड़ेगा जैसे करते हैं बाकी वर्चुअलाइजेशन के अंदर। ठीक है, सो मिल गया सभी को लिंक। यही वाली आईएसओ कर लूँ ना सर डाउनलोड? हाँ ये वाली आईएसओ डाउनलोड कर लो, क्लिकिंग हियर, हियर पे क्लिक करके। इसको आप अपने इन्वायरमेंट पे सेटअप कर लो। इसमें पास इसको वही डाल लो जैसे आप लोग डालते हैं आईएसओ इमेज को। इसको स्टार्ट कर लीजिएगा फिर। आईपी चेक कर लीजिएगा उसका, 7.33। डाउनलोड होगी सभी की। चलिए डाउनलोड हो गई है तो फिर उसको सेटअप कर लो जल्दी से।
फिर इसको सेटअप आप लोग करते रहना। अभी के लिए क्या करिए, इस नेटवर्क से कनेक्ट कर लीजिए आप लोग, GIC SCH 5G वाले नेटवर्क से। और ये IP यूज कर लीजिए 192.168.1.33। कर लिया सभी ने? सर 5 मीडिया कनेक्ट नहीं हुआ। 5G कनेक्ट नहीं होगा? या आप फिर किसी के साथ बैठ के कर लीजिए, क्योंकि फिर मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा मशीन। ठीक है, ओपन कर लिए सभी ने? यहाँ पे आपको एक्सएसएस के कुछ एग्जांपल्स दिख रहे होंगे। आप एग्जांपल नंबर 1 पर जाइए और इसको स्टार्ट करिए सॉल्व करना। एक्सएसएस का बेसिक पेलोड क्या बताया था मैंने आप लोगों को? अब सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए। अब यहाँ पे प्रॉपरली आप लोग समझो कि एक्सएसएस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। कभी भी आपको किसी भी रियल वेबसाइट पे ढूंढना है एक्सएसएस की वल्नरेबिलिटी, तो कैसे ढूंढा जाएगा उसको, वो समझ लीजिए। सबसे पहले आपको पैरामीटर ढूंढना है कुछ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या वैल्यू डाल रहा हूँ। जैसे यहाँ पे कौन सा पैरामीटर दिख रहा है, किस नाम से है पैरामीटर? नेम। नेम नाम का आपको यहाँ पे पैरामीटर दिख रहा है। उस पैरामीटर में आपको जो अभी क्या वैल्यू डाला हुआ है उसमें, हैकर। आपको वैल्यू डालनी है और देखना है कि क्या वो वैल्यू इस वेब पेज पे कहीं भी रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चेक करके देखिए। हैकर तो यहाँ पे दिख रहा है, बट कुछ और डाल के देखिए। हो सकता है कि वहां पे डिफॉल्ट वैल्यू डाल रखी हो हैकर, तो आप कुछ भी डाल दो। कुछ भी यूनिक, कुछ भी यूनिक डालना, ताकि वो उससे पता चले कि वो वर्ड रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ पे डाला admin@123 और आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये वर्ड रिफ्लेक्ट कर रहा है। सबसे पहले तो एक्सेस को देखने के लिए यही चीज आपको ट्राई करनी है हमेशा। समझ आ गया? यहाँ तक हमने देख लिया कि हाँ ये वर्ड रिफ्लेक्ट कर रहा है। कभी कभी क्या होगा कि वो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। मतलब जो वेब पेज पे आपको कंटेंट दिख रहा है वहां रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगी उसकी। उसकी रिफ्लेक्शन कहाँ मिलेगी उसको? कंट्रोल U करके, फुल सोर्स कोड में। तो आप सोर्स कोड में जाके भी चेक करोगे कि आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है किसी सिचुएशन में यहाँ ना मिले आपको, बट वो कहाँ देखने के लिए मिलेगा? सोर्स कोड के अंदर। ठीक है, तो ये दो जगह हैं जहां पर अभी आपको इनिशियली चेक करना है। तीसरी जगह एक और है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको जब डोम की बात करेंगे। ठीक है, पर जब तक डोम की बात नहीं कर रहे हैं, तब तक रिफ्लेक्टेड या स्टोर्ड की बात करेंगे। तो आपको बस अपने पेलोड को प्रिंट करके देखना है कि वो शो कर रहा है या नहीं। यहाँ तक समझ आ गया? चलिए, तो हमारा पेलोड हमें दिख रहा है admin@12345। अब जब ये दिख रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आप उसको हटाइए और जो बेसिक पेलोड है, एक नोटपैड ओपन कर लीजिए आप लोग। उसमें अपना जो भी पेलोड्स मैं लिखवाऊंगा एक्सेस के, वो पेलोड्स आप लोग उसके अंदर सेट कर लीजिएगा। सबसे पहले आ जाएगा आपका जो बेसिक पेलोड। क्या बताया था, कोई बताएगा मेरे को? सबसे ये सर आसान सा। स्क्रिप्ट, हम्म, फिर उसके बाद अलर्ट लिखा था या जो भी लिखना है हमको। फिर ये इसके अंदर कुछ भी वैल्यू जो रिफ्लेक्ट करवानी है, देन फिर से स्क्रिप्ट। ये सर सेम। ठीक है, सही बताया आपने। इस तरीके का बेसिक पेलोड मैंने आपको जो बताया था। ठीक है, अब यहाँ पर आप बहुत सारे पेलोड्स देखोगे एक्सेस की। सो स्टार्ट करते हैं बेसिक वाले से और देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने एज इट इज ये पेलोड यहाँ पर पेस्ट कर दिया। लिख लीजिए सभी लोग ये पेलोड आराम से। जावास्क्रिप्ट लिखोगे तो हाँ, जावास्क्रिप्ट का ही एक्सेस है ना। जावास्क्रिप्ट का ही। तो एंटर करके देखिए, और अगर आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो मतलब आपका जो पेलोड है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। मतलब एज इट इज मैंने उसको डाला और वो एग्जीक्यूट कर गया। तो यहाँ पर हमें पता चला कि हाँ ये वल्नरेबल है पैरामीटर। अब हर जगह जरूरी नहीं है अलर्ट वर्क करे। तो आप जो भी पेलोड बनाओगे लिखोगे, वो तीन चीजों के साथ लिखना। पहला है अलर्ट, दूसरा है कंफर्म, और थर्ड है प्रॉम्प्ट। प्लस कभी कभी क्या होता है कि वो नंबर्स एग्जीक्यूट नहीं करने देगा। तो आपको क्या एग्जीक्यूट करके देख सकते हो आप वहां पे? अल्फाबेट। तो यही पेलोड आपके अल्फाबेट्स के लिए भी आप लिख दो। यहाँ पे कुछ भी डाल दो अल्फाबेट में, ABCD कुछ भी।
और यही तीन पेलोड चलेंगे आपके कुछ कमांड्स के लिए भी। जैसे होता क्या है ना कि अगर आप बेसिक चीज बस प्रिंट करा रहे हो तो कभी कभी जो कंपनी है वो कंसिडर नहीं करती उसको एज अ बग। तो उनको आप ये भी बताओ कि अगर मैं यहाँ पे ऐसी कोई कमांड डाल रहा हूँ जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। वैसे यहाँ पे कुकीज नहीं आएंगी क्योंकि ये हमने लॉगिन नहीं करा है, बट हाँ कुछ जगहों पर आ सकती हैं। या फिर आप डाल सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन। कुछ भी आप डाल दो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। आपको हमेशा जब भी बग बाउंटी पे या कहीं पे भी आप कोई भी वेबसाइट पे बग निकालते हैं तो आप उसमें ये दिखाने का ट्राई करो कि बहुत क्रिटिकल चीज मुझे मिल रही है। अगर आप बेसिक बता दोगे कि हाँ ये तो सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहा है ऐसे ऐसे, तो उनको भी ये बेसिक लगेगा और उसके अकॉर्डिंग वो आपको बाउंटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। बट अगर आप उनको ऐसे दिखाओगे कि हाँ मैं कुकीज को निकाल पा रहा हूँ, स्टील कर पा रहा हूँ वहां से, तो वो उनके लिए एक इम्पैक्ट बढ़ा देगा आपकी वल्नरेबिलिटी का। ठीक है, तो हमेशा आपको ऐसे ही दिखाना है कि हमारी जो वल्नरेबिलिटी है वो इम्पैक्टफुल है, उसका इम्पैक्ट है आपकी वेबसाइट पे। इस तरीके की चीजें आप उसको करके दिखाएंगे। तो एक्सेस के केस में आपको ये कमांड्स होती है, मैंने आपको बताया था जावास्क्रिप्ट की कमांड होती है। डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, ये सब कमांड्स हैं किसकी? एक्सेस की। एक बार ना ये वाला मुझे कंफर्म एक करने दो। आपने यूनियन बेस करके कुछ वो तो एक्सेस वो एसक्यूएल था वो। ठीक। ठीक है, सो इन चीजों को लिख लीजिए आप लोग। ये आपकी एक्सेस की पेलोड की वर्ड लिस्ट बन जाएगी कि क्या क्या आपको यूज करने हैं पेलोड्स। ठीक है, तो कंफर्म और प्रॉम्प्ट करके भी देख लीजिए आप लोग। कोई भी कंफर्म के साथ आप ट्राई करके देखिए। कंफर्म के साथ अगर आप देखेंगे इसको ट्राई करके, तो क्या दिखेगा आपको? कंफर्म में दो चीजें आती है। जैसे अलर्ट में सिर्फ ओके लिखा आ रहा था। अलर्ट में क्या होता है कि वो आपको दिखाता है और आपके पास एक ही ऑप्शन होता है ओके प्रेस करने का। बट कंफर्म में क्या होता है, आपके पास आप कंफर्म कर रहे हो, अब आप कंफर्म कर रहे हो तो आप कैंसिल भी कर सकते हो और कंफर्म भी कर सकते हो। तो आपके पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं, ओके और कैंसिल। ठीक है। थर्ड आता है प्रॉम्प्ट। डॉक्यूमेंट। प्रॉम्प्ट में क्या होता है, आपसे कुछ पूछेगा वो। जैसे आपने कुछ देखे होंगे कि जब सबमिट करते हैं आप कुछ, तो आपसे कुछ पूछा जाता है कि आप उसका आंसर बता दीजिए। तो वो आंसर जो भी है, मतलब यहाँ पे आप कुछ भी जो भी डालना चाहते हो डाल दो, उसका कुछ अभी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका बैकएंड में ये सेट नहीं किया गया कि इस इनपुट को कैसे यूज करना है। अभी बस हमारा काम है ये कंफर्म करना कि वेबसाइट वल्नरेबल है या नहीं है। बस इतना कंफर्म करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो जब भी इसको हम रिपोर्ट करते हैं किसी कंपनी को, तो आपको यही फंक्शंस यूज करने हैं हमेशा, अलर्ट, कंफर्म, प्रॉम्प्ट। उसके अंदर आप फिर डॉक्यूमेंट डॉट कुकी या डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन जैसे वर्ड्स को डाल सकते हैं। समझ आया? चलिए अब सेकंड एग्जांपल पे जाइए। सेकंड एग्जांपल पे जाने के लिए आप ये सब हटा के यहाँ यहीं पर ये एग्जांपल 2 कर दो। या फिर बैक होम पे जाके फिर कर सकते हो, वापस होम पे जाओ और फिर आप सेकंड पे क्लिक कर लो। दोनों ऑप्शंस आपके पास है। तो इसके लिए हमें एपीआई की नहीं ढूंढी। क्या? इसके लिए हमें एपीआई की नहीं ढूंढी। ये वाली आईपी? जो आपने अपनी मीठी आईपी। ये तो मेरी मशीन यहाँ रन कर रही है ना, तो उसका आईपी है ये। हाँ हाँ, अब आज ये चल रहा है, कल की कोई और आईपी मिलेगी मेरे को, तो आईपी सेम नहीं है। बट हाँ अभी आप लोग कर रहे हो एक ही नेटवर्क से, तो आईपी ही रहेगी उसका 1.33। अब सेकंड वाला ट्राई करिए जल्दी से सभी लोग। सेकंड वाला मुझे बताइए, सेकंड वाला वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है बेसिक पेलोड से, या कर रहा है? ट्राई करके देखिए। अपने लैपटॉप पे ये लगा लो आप। आ जाएगा जी, CSH 5G वाला नेटवर्क, उससे कनेक्ट कर लें।
हेलो सर। बताइए। सर जब मैंने सर इसको सेटअप किया तो ये बता रहा दिस वर्चुअल मशीन कैन नॉट पावर्ड द रिक्वायरमेंट एक्स 86 मशीन आर्किटेक्चर। सर इसके लिए आर्म 64 नहीं मिलेगा? नहीं यार, शायद मेरे ख्याल से तो नहीं मिलेगा। यार क्यों सर? ये AMD में तो चल जाएगी, में शायद। अच्छा, एक बार। परफेक्ट इंस्पेक्ट नहीं था ये आम में अवेलेबल नहीं है यार। वो तो दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर अलर्ट होना चाहिए ना। सर एंटर करने को अलर्ट होना चाहिए ना। हम्म। मतलब आपको, जब आप उसको सबमिट कर रहे हो तो आपके पास कुछ रिफ्लेक्शन आना चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ, आपका पेलोड एग्जीक्यूट करा है नहीं करा। करवाना चाहिए। देखो, कर रहा है ना, तो करवाना ही है। करो, सबमिट करो। नहीं नहीं, दिखेगा वो पॉपअप, जैसे लास्ट एग्जांपल में मैंने पॉपअप में आपको शो कर दिखाया रहा था। वो नहीं आ रहा, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में आप लोगों को दिखाया था। है। तो एंटर ये करने आ रहा पे था वो ऐसे, है ना, एंटर ये करने आना को होना चाहिए। चाहिए ना सर वो। हाँ, एंटर करने पे आना चाहिए, क्योंकि होता क्या है ना, देखो, एक्सरसाइज को समझ लो आप लोग। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में जब ये प्रॉम्प्ट सबमिट किया था, इसको कंट्रोल यू करोगे अगर आप, तो यहाँ पर आपको जैसे पहले admin@123 लिखा हुआ दिख रहा था, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है, एज इट इज वही स्क्रिप्ट का टैग जो हमने रन किया था। और आपका ब्राउजर ये समझ नहीं पा रहा कि ये एक सर्वर ने प्रोवाइड किया हुआ कोड है या फिर अटैकर ने खुद दिया है ये। तो वो आपका ब्राउजर समझ नहीं पा रहा। तो आपको कोड को एग्जीक्यूट कराना है, तो जब भी आप एक्सरसाइज को चेक कर रहे हो, आप अगर एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है तो सोर्स कोड में जाके चेक करो। जैसे मैं सेम यहाँ पर एग्जांपल 2 के साथ ट्राई करता हूँ, तो आपको दिख रहा है कि ये वर्क नहीं कर रहा। वर्क नहीं कर रहा तो चेक करो क्यों नहीं वर्क कर रहा। वो कैसे चेक करोगे आप? कंट्रोल यू करके। और कंट्रोल यू करके आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ से? बताइए। वो स्क्रिप्ट हटा दिया उसने, ये दिख रहा है ना आप लोगों को कि उसने जो स्क्रिप्ट था, इनिशियल वाला और एंड वाला, वो दोनों हटा दिए। और बीच वाला जो प्रॉम्प्ट और नंबर था वो लिखा हुआ भी है यहाँ पे। और अगर ऐसा लिखा रहेगा तो एग्जीक्यूट ऑब्वियसली नहीं करेगा आपका ब्राउजर। ठीक है। तो आपने रिफ्लेक्शन चेक किया पहले कि रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? जैसे मैंने लिखा यहाँ पे hacker@123। तो आपको दिख रहा है, हाँ, रिफ्लेक्शन तो हो रही है। लेकिन जब मैं एज इट इज पेलोड डाल रहा हूँ वो वर्क नहीं कर रहा। तो अब यहाँ पर आप ऐसे समझिए, जो चीज सर्वर फिल्टर आउट कर रहा होता है, मतलब उसने ये चीज हटा दी, आपने स्क्रिप्ट लिखा उसने हटा दिया। तो आपका काम क्या है अब, कि मुझे स्क्रिप्ट टैग में कुछ और चीज ऐड करनी हो सकती है या हटाना पड़ सकता है जिसके थ्रू ये काम कर जाए। तो आपके पास दो सिचुएशंस हैं, दो कंडीशंस हैं जो आप, दो नहीं बल्कि तीन चीजें हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। पहला है, आपको पता है कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव नहीं होती है। तो आप इन सेम चीजों को क्या कर सकते हो, कैपिटल स्मॉल कर सकते हो। जैसे मैंने कुछ चीजों को कैपिटल कर दिया, कुछ को स्मॉल कर दिया, ऐसे करके कर लिया। यहाँ पे भी आपने कुछ चीजें कैपिटल कर दी, कुछ स्मॉल कर दिया, ऐसे आप ट्राई कर लो। जिससे वो एज इट इज लोअर केस में स्क्रिप्ट अगर सर्वर ढूंढ रहा होगा तो वो बाईपास हो सकता है। तो ट्राई करके देखिए कि क्या ऐसा तरीका यहाँ पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। कर रहा है। जैसे हम लोगों ने इसको एंटर किया, आप क्या दिख रहा है यहाँ पे? आपका जो अलर्ट था वो एज इट इज दिखाई दे रहा है, क्योंकि सर्वर ये समझ नहीं पा रहा कि आपने क्या दिया हुआ है। तो आप कुछ कैरेक्टर्स को कैपिटल कर दो, कुछ अल्फाबेट्स को कैपिटल कर दो, बाकी को स्मॉल रहने दो, दोनों तरफ, आगे भी और पीछे भी। ये लिख लेना अपने पेलोड में कि यही सारे सबके साथ लिख लो। यही सारी चीजें सभी के साथ, इन सब के साथ आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हाँ, कैपिटल कुछ कैरेक्टर स्मॉल।
पहली चीज समझ आ गई। दूसरी चीज जो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो वो है, आप जैसे एज इट इज ये वाला कंटेंट है, मैंने कोई भी उठा लिया, जैसे कन्फर्म वाला उठा लिया मैंने, कोई भी आप ले लीजिए। आप इसी के बीच में, आप बीच में या आगे पीछे कहीं पे भी आप एक और स्क्रिप्ट डाल दो, और यहाँ पे भी क्लोजिंग एक और स्क्रिप्ट डाल दीजिए। या क्लोजिंग नहीं डालनी तो ऐसे ही डाल दीजिए, कोई नहीं। या क्लोजिंग करना है क्लोजिंग कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी डालोगे। इस सिचुएशन में क्या होगा, आप लोगों को मैंने नेस्टेड सीक्वेंस बताया था, जब हम लोग डायरेक्टेड रिवर्सल कर रहे थे तो मैंने नेस्टेड सीक्वेंस बताया था। एक हटा देगा तो वो बाकी को कंबाइन कर देगा। अब इसको पूरे लाइन में स्क्रिप्ट लिखा हुआ दिखेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो सर्वर क्या करेगा, इसको हटा देगा, रिमूव कर देगा, ये हटा दिया। इधर भी दिखेगा, इसको भी क्या करेगा सर्वर, हटा देगा, और आपका ओरिजिनल स्क्रिप्ट वैसे ही वापस से बन जाएगा। ठीक है? तो इसको ट्राई करके देखो जल्दी से, कहीं पे भी बीच में आप ऐड कर लो, आगे ऐड कर दो, पीछे ऐड कर लो, एस के बाद कर दो, पोजीशन का कोई मैटर नहीं है। आप ट्राई करके देखो इसको कि क्या एज इट इज ये पेलोड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप देखोगे कि ये भी आपको रिफ्लेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जो कंफर्म कर रहा है कि वेबसाइट वल्नरेबल है। तो हर बार आप सोर्स कोड चेक करके ही पता करो कि क्यों एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है हमारा पेलोड। हम्म। कर रहे हैं, ठीक है। दो समझ आ गया। तीसरा टेक्निक क्या है यहाँ पे, पहली टेक्निक है हमने कैपिटल स्मॉल कर लिया, दूसरी टेक्निक है आपने यहाँ पर नेस्टेड सीक्वेंस प्रोवाइड करा, थर्ड है आपके पास आप स्क्रिप्ट के अलावा कुछ और ट्राई कर लो। हो सकता है कि शायद वो स्क्रिप्ट टैग को ही ब्लॉक कर रहा हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि पूरे जावास्क्रिप्ट में एक ही स्क्रिप्ट टैग यूज होता है, इमेज टैग भी यूज होता है। तो इमेज टैग कैसे यूज करते हैं उसको भी समझ लो। आ ही नहीं रहा, दिखाओ दिखाओ मेरे को दिखाओ। नीचे करना है। स्क्रिप्ट की स्पेलिंग तो देख लो, स्क्रिप्ट की स्पेलिंग तो देख लो क्या लिखा है। SCA क्यों लिखा है यहाँ पे, ए लिख रखा है आपने। ठीक है, और प्लस दूसरी चीज यहाँ स्पेस क्यों लगा रखा है, स्पेस कहीं नहीं है, ये स्पेस नहीं आएगा। तो आपने स्टार्टिंग में भी स्पेस लगा रखा है, स्पेस नहीं लगाना ना। और ये ए सही करो उसमें, SCRIPT, ठीक है। लर्ट नंबर डाल दे, ठीक है। इस क्लोज नहीं करा आपने, इसको क्लोज भी करो। तो इमेज का ये वाला टैग यूज किया जाता है, इस टैग को समझ लो कैसे यूज होता है ये। आप जब भी कोई इमेज एम्बेड करना चाहते हो किसी वेबसाइट पे, तो आप ये टैग यूज करते हो, जहां पर सोर्स के आगे इमेज का यूआरएल आ जाता है कि इमेज कहाँ पे पड़ी हुई है। अगर सर्वर पे पड़ी हुई है तो आप यहाँ पे लिख दो कि हाँ इस लोकेशन पे वैर इमेजेस, यहाँ पर हमारी इमेज कोई है 1.jpg करके ऐसी इमेज पड़ी हुई है। लेकिन हमारे पास नहीं है ऐसी कोई इमेज, हम इमेज नहीं अपलोड करना चाहते, हमारा ऑब्जेक्टिव अलग है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगा, XYZ कुछ भी लिख दीजिए। और हम आपको पता है कि ये कोई ओरिजिनल इमेज नहीं है, तो इस समय क्या होगा, सर्वर एरर जनरेट, मतलब हमारा ब्राउजर एरर जनरेट करेगा। और उस एरर को हैंडल करने के लिए हम लोगों ने क्या लिख रखा है, ऑन एरर। ऑन एरर एक ऐसा इवेंट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ये बताता है कि अगर
एरर आता है, इस कोड को एग्जीक्यूट करते समय अगर एरर आता है तो क्या करना है? अलर्ट जनरेट करना है, और अलर्ट में आप लिख दो जो भी वैल्यू आपको लिखवाना है। ठीक है। तो इस समय क्या होगा, क्योंकि हमने गलत इमेज दी है जो कि हम देना चाहते हैं, क्योंकि हम ये कंफर्म करना चाहते हैं कि वेबसाइट एक्चुअल में वल्नरेबल है या नहीं। तो इसको भी ट्राई करके देख लो। तो ये सिचुएशन क्या बता रही है, अगर वो सिर्फ स्क्रिप्ट टैग को सर्च कर रहा होगा पूरे कोड में, तो ये इमेज टैग वाला भी वर्क कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी स्क्रिप्ट यूज ही नहीं हो रही है। इसको भी ट्राई करके देख लो। आपको यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगी। जैसे ही रिफ्लेक्शन मिल रहा है, मतलब 100% श्योर है कि ये वेबसाइट एक्सेस से वल्नरेबल है। ठीक है, लिख लीजिए ये वाला भी। और इन चीजों के थ्रू अब अगले 3 4 5 लैब ट्राई करके देखो। थर्ड वाला ट्राई करो, अब इसके बाद फोर्थ वाला ट्राई करिए। स्टार्टिंग से, हमेशा ना स्टार्टिंग से ट्राई करो। सबसे पहले यही वाला ट्राई करो, स्क्रिप्ट वाला। फिर स्क्रिप्ट में कंफर्म ट्राई करो, प्रॉम्प्ट ट्राई करो, फिर उसके बाद ऐसा स्क्रिप्ट ट्राई करो। आपको ना कोड देख के पता चल जाएगा। अगर आप सोर्स कोड चेक करोगे तो आपको उससे देख के पता चल जाएगा कि क्यों एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है हमारा कोड। अगर वो पता चल गया तो बस ठीक है, कर लो, आप उसको एग्जीक्यूट करा दो फिर। ठीक है, तो सिंपल है, करके देखिए जल्दी से। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ एक बार जल्दी से ट्राई करके मुझे बताइए। थर्ड वाले में पहले चेक करो रिफ्लेक्शन है या नहीं है। सबसे पहले रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करो चेक करना। कौन सा वाला वर्क कर रहा है? सर जो आपने बताया था कि कौन बीच में जो ऐड करते थे इसको, ये सर। सेकंड वाला? फर्स्ट वाला ट्राई करके देखा आप लोगों ने? फर्स्ट वाले से सर वो काफी यहाँ पे। हाँ, फर्स्ट वाले से नहीं आ रहा था। अगर आप देखो इसको ट्राई करके, तो आपको दिखाएगा कि वही सेम चीज दिखा रहा है यहाँ पे, अलर्ट। और अगर आप कंट्रोल यू करके देखेंगे तो आपको अभी भी दिख रहा है कि स्क्रिप्ट हटा रखा है उससे। मतलब इस बार आपके वो केस को समझ रहा है कि आपका अपर केस लोअर केस में आपने दिया हुआ है, तो वो कंसिडर नहीं करेगा उसको। अब इस सिचुएशन में आप एक बार नेस्टेड वाला ट्राई करके देखो, एक के अंदर जो एक स्क्रिप्ट टैग आपने यूज कर रखा है उसको ट्राई करके देखो। और जैसे आप इस वाले को ट्राई करोगे तो आपको दिखेगा कि वो इस वाले को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो सिर्फ केस को चेक कर रहा था। अपर केस लोअर केस ये सब चीजें वो चेक कर सकता है। तो सोर्स कोड चेक करके ही अपना पेलोड बनाइए, ताकि उसको समझ आएगा फिर आप। इमेज वाला ट्राई करके देखिए। इमेज वाला भी आपका प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अभी ट्राई करके देखिए बाकी जो है।
फोर्थ में सर इमेज वाला, हम्म। फोर्थ वाले में इमेज। चल रहा है ना इमेज वाला भी। थर्ड वाला ये स्क्रिप्ट वाला नहीं चल रहा फोर्थ में। तो क्या चल रहा है फिर आपका, इमेज चल रहा है, इमेज वाला आप डायरेक्टली ट्राई करके देख लीजिए। फिफ्थ वाला ट्राई करके देखिए अब जल्दी से, सेम चीज के साथ फिफ्थ वाला। पहले रिफ्लेक्शन चेक करो, रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर आगे चेक करो। हो रहा है रिफ्लेक्शन, हैक्ड एट द रेट 123 लिखा मैंने तो दिख रहा है फिफ्थ में भी। अब आप स्टार्टिंग से चेक करके देखो स्क्रिप्ट वाला काम कर रहा है नहीं कर रहा, जैसे स्क्रिप्ट आपने अलर्ट उठा के देखा। इमेज वाले में सर एरर दे रहा है, एरर दिखा रहा है। एरर लिखा है, कंट्रोल यू करके देखो। कंट्रोल यू में नीचे सिर्फ एरर लिखा है, उसके नीचे कुछ भी नहीं है ना? तो अब क्या मतलब है इसका, कि आपने कुछ जो दिया हुआ है वो चेक कर रहा है, और उसमें अगर कुछ अनवांटेड है तो उस पे दिखा नहीं रहा, वो कुछ नहीं है, बस आपको सामने क्या दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है, एरर लिखा हुआ दिखाए। तो हो सकता है स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम हो सकता है अलर्ट में प्रॉब्लम हो। तो इमेज वाला ट्राई करके देखा, एरर आ रहा है, तो अब क्या हो सकता, दोनों में कॉमन क्या था, एरर, अलर्ट। अलर्ट कॉमन था, है ना, एरर कॉमन था। एरर तो कौन सा है? एरर तो था ही। तो आप कंफर्म वाला ट्राई करके देखो या प्रॉम्प्ट वाला ट्राई करके देखो। हो सकता है कि वो अलर्ट के अकॉर्डिंग ब्लॉक कर रहा हो, और जैसे मैंने कंफर्म लिखा, चाहे स्क्रिप्ट के साथ लिखो चाहे आप इमेज के साथ लिखोगे, वो अलाउ आपको कर रहा है। क्योंकि दोनों में जो चीज़ कॉमन थी, मैं हम लोग ने ये सारा ये वाला ट्राई करके देखा, ये वाला और ये वाला, इसमें दोनों में कॉमन क्या था, अलर्ट। तो अलर्ट ही हटा दिया अब हमने, अलर्ट के जगह हमने क्या लिख दिया, कंफर्म कर लिया। प्रॉम्प्ट भी ट्राई करके देखो, इमेज के साथ करो या स्क्रिप्ट के साथ करो, वो वर्क करेगा। तो कुछ सर्वर्स होते हैं जो अलर्ट के अकॉर्डिंग ब्लॉक करते हैं, क्योंकि सभी को ना अलर्ट पता होता है, कंफर्म प्रॉम्प्ट नहीं पता होता बहुत लोगों को। तो इसलिए जो डेवलपर है वो सिर्फ अलर्ट को ब्लॉक कर देता है, और वो कंफर्म प्रॉम्प्ट को ब्लॉक नहीं करते हैं, ब्लैकलिस्ट यूज कर रहे होते हैं, है ना। ब्लैकलिस्ट का मैं आपको सारी चीजें ब्लॉक करनी पड़ेगी, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। सर, सिक्स। जैसे अगर कोई वेबसाइट है जो एक्सेसिव से वल्नरेबल है, उसके बाद क्या करेंगे? तो जब आपको वल्नरेबिलिटी पता चल गई है, अब आप उसको एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करो। एक्सप्लॉइट करने के लिए क्या करते हैं कि हम वो किसी और को शेयर करके देखते हैं लिंक, और हमें हमारा मेन टारगेट होता है कुकीज आइडेंटिफाई करना। कुकीज अगर आपको मिल रही हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट, जो कि तो आपको कुछ मिल नहीं रहा क्योंकि ये यहाँ पे लॉग इन नहीं करा आपने। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई करके स्टोरेज पे जाके कुकीज चेक करोगे तो कुछ नहीं दिख रहा है, खाली है। तो कुकीज यहाँ पे है नहीं, है ना। अदरवाइज यहाँ पे कुकीज होती तो फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट सबमिट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, कि भाई आपका ये पैरामीटर वल्नरेबल है, उसमें हम कुकीज एक्सेस कर पा रहे हैं। तो अगर अटैकर इस तरीके से उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो वो तो हमें किसी की भी कुकीज दिखा देगा। आपकी दिखाएगा ना, आपकी कुकीज दिखाएगा आपको। अगर आप अपने अकाउंट में एक्सेस कर रहे हो तो आपकी कुकीज आपके पास आएंगी। तो वो तो मान के चलो ये लिंक मैंने किसी को भेज दिया, तो फिर उसकी कुकीज मेरे पास आएंगी। जब वो उसने भी टाइप हाँ, लाइन पे टाइप नहीं करेगा, मैं उसको लिंक भेजूंगा डायरेक्टली।